नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ही टॉपिक को। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंपनी रूल के अंदर इंडिया में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे, अब उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद जब क्राउन रूल टेक ओवर करता है इंडिया की पावर को, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एक्ट्स आते हैं और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है उसमें किस तरीके से इन एक्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स वर मेड अंडर द क्राउन रूल इन इंडिया। भारत में क्राउन शासन के तहत कौन से संवैधानिक विकास किए गए थे। तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। हम बताएंगे कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में भारत सरकार अधिनियम को पारित करने के साथ समाप्त हुआ। यानी 1857 में विद्रोह हुआ और उसके बाद 1858 में जब ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर के आई ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं ये विद्रोह समाप्त हुआ और पावर गई पूरी इंडिया की ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। कंपनी के शासन को क्राउन नियम से बदल दिया गया और राज्य सचिव का एक कार्यालय बनाया गया और उन्हें भारत की 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान करी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ये प्रोविजंस थे कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया जो डायरेक्ट रिपोर्ट किया करता था ब्रिटिश क्राउन को, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 मेंबर की काउंसिल असिस्ट किया करती थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट किया करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कि अब वॉइसरॉय कहा जाने लगा था, वॉइसरॉय। और प्रोविंसेस में हुआ करते थे गवर्नर्स। तो गवर्नर्स देखिए ये एक तरीके से सिस्टम था पूरा कि प्रोविंसेस में हुआ करते थे गवर्नर्स रिपोर्ट करते थे वॉइसरॉय को, वॉइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन को। तो इस तरीके का एक पूरा सिस्टम बन गया था एडमिनिस्ट्रेशन का, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक 15 मेंबर की काउंसिल असिस्ट करती थी। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉइसरॉय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वॉइसरॉय बना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। तो ऑब्वियसली जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ये कंपनी से रिलेटेड बॉडीज हुआ करती थी, इनको भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें पहली बार भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिला था वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल पोस्ट पर। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर हमने इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड नहीं किया तो हमें फिर से ऐसा हो सकता है कि कोई विद्रोह देखना पड़ जाए। तो उन्होंने अब इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन में और पहली बार 1861 में इंडियन को ऐड किया गया था। 3 इंडियन मेंबर्स को ऐड किया गया था वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और आपको कमेंट सेक्शन में इन 3 इंडियन मेंबर्स का नाम बताना है कौन कौन से 3 इंडियन मेंबर्स थे जिन्हें की इंक्लूड किया गया था वॉइसरॉय की काउंसिल में। तो पर सरकार को ये भी पता था कि अगर किसी नेशनलिस्ट को वो इंक्लूड करेगी तो विद्रोह देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई जो 1857 के विद्रोह के समय लॉयल रहे थे और जो ब्रिटिशर्स के लॉयल हुआ करते थे, ऐसे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी और उन 3 का नाम आपको मेंशन करना है। और इस एक्ट के अनुसार एक पोर्टफोलियो प्रणाली इंडिया में पहली बार शुरू करी गई और धीरे से यही पोर्टफोलियो सिस्टम जो 1861 के काउंसिल एक्ट से बना था वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाद में इंडिया में डेवलप करता है। कैबिनेट सिस्टम इंडिया में आता है 1861 के जो प्रोविजन में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था उसी से। और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को उनकी शक्तियां वापस दे दी गई। तो फिर से हम देख रहे हैं धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है।
1773 से 1853 तक का समय हमने देखा कि सेंट्रलाइजेशन होता है, और उसके बाद हम देखेंगे 1861 के बाद से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है 1892 का काउंसिल एक्ट, और इस काउंसिल एक्ट में इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी। इसमें विधान परिषदों का यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार बढ़ा दिया गया था, यानी और लोगों को ऐड किया गया था। उसके बाद नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिस्कस द बजट एंड एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब विधान परिषद बजट पर चर्चा कर सकती थी और कार्यपालिका के प्रश्नों को संबोधित कर सकती थी। फिर आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो मॉडले मिंटो सुधार के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसे फेमसली कहा जाता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म, और ये इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाने का पहला अटेम्प्ट था। और इस अधिनियम के अंदर मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। इसने केंद्रीय विधान परिषद की ताकत 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को 16 से 60 कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था, यानी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसके पहले जो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और 1909 के अधिनियम में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को इंट्रोडक्शन मिला था। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। फिर बहुत फेमस एक्ट है 1909 का भारत सरकार अधिनियम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे कि मॉन्टागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो आपको एक चीज़ बतानी है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म में और मॉन्टागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कौन वॉइसरॉय था और कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्या प्रोविजन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, इसे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपके 1-to-1 डिस्कशन के थ्रू सारी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। इन सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या प्रोविजंस थे। तो हमने नाम देखा कि इस एक्ट को मॉन्टागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, और इस एक्ट के थ्रू इंडिया में डायआर्की इंट्रोड्यूस हुई थी। इस एक्ट के प्रोविजन से एक बाई कैमरल सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था। बाई कैमरल सेंटर जैसे कि आज हमारा है, हमारे विधानसभा और लोकसभा होती है, हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो इसे बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। द्विसदनी केंद्र, तो इसी तरीके का द्विसदनी केंद्र स्थापित किया गया था 1919 के एक्ट के अंदर भी। अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, यानी प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया था। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे इन्हें ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था, यानी एक फर्दर डिवीजन था। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे यानी प्रांतीय विषय थे, इन्हें आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषयों में विभाजित कर दिया गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को भी अलग किया गया था, और अब से भारत में राज्य सचिव को ब्रिटिश राजकोष द्वारा भुगतान किया जाना था, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश एक्सचेकर द्वारा पेमेंट की जानी थी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पेमेंट। तो जो पेमेंट होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो ब्रिटिश राजकोष द्वारा होती थी। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया था, यानी कि अब ये फर्दर कम्युनलिज्म ला रहे थे इंडिया में, और इन्होंने अब अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया गया था। और 1919 में सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिला था, और लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया था। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे कि बहुत सारे प्रोविजंस हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। तो कौन कौन से इसके स्पेशल फीचर्स थे हम देखेंगे। तो सबसे पहला था प्रोविजन इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हो, जिसमें कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। लेकिन ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी इसे इस्टेब्लिश नहीं किया गया, तो ये वाला प्रोविज़न आगे इम्प्लीमेंट नहीं होता है जा कर के। तो ये प्रोविज़न आया लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।
इसके बाद इसमें 3 सब्जेक्ट्स बनाए गए जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि आज हमारी सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। इसे 1935 में डिवाइड किया गया था। फिर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई और डायआर्की को एबॉलिश कर दिया गया। 6 मोर प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी डायआर्की को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंसेस से डायआर्की समाप्त कर दी गई और सेंटर में डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1937 में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई, यानी फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया 1937 में। फिर 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिससे हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इस एक्ट में इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट, यानी एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया था और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। भारत में वॉयसरॉय और प्रांतों में राज्यपालों को वैधानिक प्रमुखों के रूप में नामित किया गया था। तो ये एक सिस्टम देने के साथ साथ हमारे इंडिया में इस एक्ट ने हमारे इंडिया को स्वतंत्रता दी और हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहता है धीरे धीरे। पहले इंटरिम गवर्नमेंट आती है, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और फिर 1950 से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है तो आज का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो बनता है। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी रूल में, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से क्राउन रूल के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।